प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात की, अमेरिका और जर्मनी के रक्षा मंत्रियों की भारत यात्रा की, कनाडा में चरमपंथियों को मिलते महत्व की, विदेश मंत्री एस जयशंकर की दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की यात्रा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। इन सब मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत सर रूस यूक्रेन युद्ध से ही कर लेते हैं। सर, ताज़ा हालात क्या हैं युद्ध के, और ख़ास तौर पे देखने को मिल रहा है कि बमबारी से दहला यूक्रेन अब पानी पानी भी हो चुका है। एक खबर यह भी है कि रूस को अपने कब्जाए इलाके में से कुछ को छोड़ना भी पड़ा है। ये सब क्या दर्शा रहा है? नीरज जी, हमने काफ़ी बात की थी कि बहुत दिनों से कुछ नहीं हो रहा था, वो हमने देखा था। बीच में न्यूज आई थी कि बखमुत की लड़ाई जो 8-9 महीने चली, फाइनली रूस के पास बखमुत चला गया। हालांकि यूक्रेन अभी दावा कर रहा है कि कुछ हिस्सा उसके पास है, लेकिन ये माना गया है कि अब ये सबने मान लिया कि बखमुत का पर रूस का कब्जा हो गया है। दूसरी बात ये थी कि ये भी माना जा रहा था, कई महीनों से आ रहा था, ये काउंटर ऑफेंसिव करेगा यूक्रेन। वो तैयारी चल रही थी, उनके तकरीबन काफ़ी 50,000 से ऊपर ट्रुप्स ट्रेन हो रहे थे नाटो में। मतलब नाटो कहें कि नाटो वाले उधर आगे ट्रेन कर रहे थे, कुछ तो यहीं और कुछ इनके गए थे स्पेशलाइज ट्रेनिंग के लिए। अमेरिका में भी गए थे, जिनके वेपन है उसके ऊपर यूके में भी था, और पोलैंड और फ्रांस, यहाँ तो ये थे ही इनके। और जो इनके टैंक्स आ रहे थे चैलेंजर से लेकर के, जो इससे जर्मनी से, तो ये सब मिला करके ये था कि ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे अपना लेने के लिए, और ये बोले जा रहे थे कि हम क्रिमिया तक करेंगे। लेकिन जो दो मुख्य चीज़ें इस बीच में हुई हैं, बखमुत तो हमने देख लिया था, जो मेन चीज़ हुई है, जो काखोका जो डैम है जो बस्ट हुआ है, जिसका पानी इतने इलाके में फैल गया है, वो एक मेजर इवेंट है, मेजर चीज़ है, जो वहाँ पर तो है ही है, बाकियों के लिए भी एक मैं कहूँगा सबक है, या स्टडी कहिए, जो कहिए उसके लिए है। थोड़ी सी बात करें उसकी, उस डैम के बारे में। काकोका का जो ये डैम है, ये अभी फ़िलहाल तो रशिया के कब्जे में है। रशिया ने लास्ट ईयर कब्जा किया था इस पर, और पिछले साल ही रशिया ने बोला था कि इसको ऑलरेडी यूक्रेन ने उसके अंदर अपना माइंस लगा रखी हैं। तो अगर याद है, पिछले साल की बात है जब उन्हें किया था, बट उसके बाद ये चलता रहा था। ये डैम जो है पहले जब सोवियत यूनियन था, USSR, उस समय का बना हुआ है, बहुत बड़ा डैम है, निप्रो रिवर पर बना हुआ है। और निप्रो रिवर आपको पता है नॉर्थ से चलती है और साउथ नीचे जा करके ब्लैक सी में मिलती है, तो बहुत बड़ी रिवर है। और इस पर 6 डैम बने हुए हैं, 6 में से एक ये डैम है, और ये बहुत बड़ा डैम है। इतना बड़ा है कि इनफैक्ट जो लोकल लोग हैं वहाँ, वो काखोका सी बोलते हैं इसको, क्योंकि दूसरा किनारा दिखाई नहीं पड़ता है। और इस डैम का पानी जो है ऊपर के जितने पॉपुलेशन थी, सिटीज थी, उनको जाता था। जेप्रोजिया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके लिए पानी यहाँ से जाता था, और क्रीमिया में भी पानी यहाँ से जाता था। लेकिन क्रीमिया का पानी यूक्रेन ने बंद कर दिया था 2014 में, जब एनेक्सेशन कर लिया था रूस ने, और इस वजह से वहाँ जो है पानी की बहुत दिक्कत हुई थी। और पिछले साल कैप्चर करने के बाद रूस ने फिर जो कैनाल जाती है वहाँ से पानी शुरू कर दिया था वहाँ पर। तो ये जो है इतना बड़ा इसका महत्व है इस डैम का वहाँ पर। और ये जो है अभी जब आई थिंक संडे की 1 तारीख को जो बस्ट हुआ और पानी निकला, तो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। रूस का कहना है कि एक बहुत ही बारबरिक मतलब एक्ट है जो इन्होंने किया है कि डैम को बस्ट कर दिया। यूक्रेन का कहना है कि इन्होंने रूस ने किया है। हालांकि ये भी एक्सपर्ट्स से मानते हैं कि 1 दिन में 2 दिन का है नहीं कि डैम इस तरह बस्ट हो जाएगा। ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है ये हुआ है, मे बी शेलिंग या पहले कुछ और अगर चार्जेज लगे थे उसके अंदर, माइंस वो फटी हैं, जैसे भी है, मतलब कमज़ोर तो हो गया था, उसे बहा है। लेकिन मुख्य चीज़ ये देखिए कि इसके पानी से कितना, आपने देखा कितना बड़ा सैलाब वहाँ आ गया है। तकरीबन 60,000 लोग 30 शहर से लेके गांव जो है इफेक्ट हुए हैं। 30 में से 10 तो रशियन कंट्रोल में हैं और 20 तकरीबन यूक्रेन के कंट्रोल में हैं। और 60-65 किलोमीटर का एरिया जो है पूरा फ्लड हो गया है। एक मानवीय त्रासदी तो बहुत बड़ी है। एक इसमें जो है, दूसरी
आप देखिए इसका इकोनॉमिक डिजास्टर कितना होगा जी, एग्रीकल्चर का कितना बड़ा नुकसान होगा, लोग कितने मर गए हैं, जानवर कितने मर गए, इसका तो अभी पता ही नहीं चल रहा है और चल भी नहीं पाएगा इतनी जल्दी जी। कितने लोग डिस्प्लेस हो गए, कितनी प्रॉपर्टी और हर एक चीज़ कितना लॉस हुआ जी। और ये दोबारा इतनी जल्दी बन भी नहीं पाएगा जी। IMF ने तो बोला है कि मतलब इतना बड़ा ट्रेजेडी आज तक हुई नहीं, इतना बड़ा लॉस कहीं हुआ नहीं है। यूक्रेन के जो एक्सपर्ट्स हैं जो इस डैम में थे, उनका कहना है कि अगर इसको दोबारा बनाया जाए तो कम से कम 5 साल का समय लगेगा जी जी। तो इसी से पता लगता है कि कितनी बड़ी ये त्रासदी है, मानवीय त्रासदी हुई है। अब ये दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं वो अलग की बात है, वो बाद में जब भी हो सबने बोला है कि भाई जांच इसके ऊपर होनी चाहिए। टर्की ने कहा है कि दोनों यूक्रेन और रूस ने मिलके उसके ऊपर जांच करनी चाहिए और ये अमेरिका और इंग्लैंड भी इसके ऊपर हैं कि भाई पता लगना चाहिए कि क्या है जी, क्यों हुआ। लेकिन जैसे मैंने कहा बहुत बड़ी त्रासदी है तो सबको पता ही है। लेकिन इसका आप दूसरा पहलू देखिए, जो इसका मिलिट्री एंगल है जी, उसको अगर देखा जाए, आई मीन इन्वायरमेंट इकोनॉमिक तो हमने देख लिया, वो तो हम जानते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है जी। लेकिन जो मिलिट्री एंगल है कि आप डैम बर्स्ट करके आपने कितना 65 किलोमीटर का एरिया तो ऐसे ही आपने नुकसान करा दिया जी। उस इलाके में निप्रो रिवर, मेन निप्रो रिवर का भी साथ से जाता है, उसी पर है। अब उस इलाके में कोई वहाँ पर जो है ना टैंक या अपना इन्फेंट्री कोई कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकता जी। आप उसके ऊपर जितनी बमबारी करते रहिए, आर्टिलरी से कीजिए चाहे ड्रोन से किसी से कीजिए, उस पानी में इतना इफेक्ट होने वाला नहीं है जी। लेकिन सिर्फ पानी की वजह से आपने इतने बड़े एरिया को रोक दिया, तो ना यूक्रेन उधर से अपनी ऑफेंसिव लॉन्च कर सकता है जी। और ना रशिया, हो सकता है रशिया तो फिर भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि ज़्यादातर एरिया यूक्रेन के इलाके में है। तो इस वजह से अगर वो एंगल देखा जाए, मिलिट्री एंगल देखा जाए, तो ये बहुत बड़ा एक वेपन ऑफ वॉर है मैं कहूँगा, अगर हम उस तरीके से लें और उस तरीके से सोच के किया गया है जो नहीं होना चाहिए एक्चुअली। तो ये एक बहुत बड़ा वेपन ऑफ वॉर है और मेरे ख्याल से शायद, हालांकि ये पहले हम हर एक जगह पढ़ाया जाता है, टैक्टिक्स में हर जगह कहा जाता है कि एरिया को आप फ्लडेड कर दीजिए, थोड़ा बहुत एरिया आप फ्लडेड कर देंगे तो उससे नेचुरली पैदल भी अगर आप पूरा नहीं रोक पाए तो किसी न किसी वजह से तो स्लो तो कर ही देंगे मार्च जी। पैदल आदमी जा नहीं पाएगा, नाव ले आएगा, कुछ और लगाएगा, लेकिन उतना स्लो तो हो जाएगा। लेकिन इतने बड़े लेवल पर जहाँ अभी तक देखिए पानी आपने देखा, घर डूबे हुए हैं, निकला नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक बहुत बड़ी वेपन ऑफ वॉर बन जाएगी। और मुझे लगता है कि एक मिलिट्री स्टडी का एक टॉपिक हो जाएगा कि इतना पानी से ये तो कितना आप एरिया को कैसे क्या कर सकते हैं, कितनी जल्दी कर सकते हैं। इस डैम से कितना पानी था, कहते हैं तकरीबन 17 मीटर लेवल तक इसकी कैपेसिटी थी, बट कितना चौड़ाई में कितना प्रेशर था पानी का, कितने देर में कितना प्रेशर निकला, कितने एरिया को इसने सबमर्ज किया, कितना नुकसान किया। ये तो देखा जाए तो एक तरह से मैं कहूँगा कि जो न्यूक्लियर वॉर की स्टडी है उस तरह से एक स्टडी बिल्कुल ये होती है। तो इस तरह अगर देखा जाए उस हिसाब से किया गया है तो एक वेपन ऑफ वॉर है जो कि शायद लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ये होगा। हम ये सोचे थे न्यूक्लियर वॉर चलेगा, जो कि नहीं हुआ, अच्छा है नहीं हुआ, दोनों लोग कंट्रोल करते रहे। लेकिन ये जो चीज़ है, जैसे मैं कह रहा हूँ, एक ऐसी स्ट्रेटजी है, मिलिट्री स्ट्रेटजी है, अगर मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हो सकता है नहीं किया उन्होंने, बट हो तो गया ही है जी। और हो गया है तो ये जो है तो यूक्रेन का उतना एरिया कम से कम फिलहाल के लिए बच गया है। आप देखिए, नहीं ये नहीं कहूँगा बचा है, वो एरिया ऐसा था जिससे कि यूक्रेन भी जाके काउंटर ऑफेंसिव कर सकता था जी, जो यूक्रेन अब नहीं कर पाएगा जी। और जितना भारी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई मुश्किल है यूक्रेन के लिए जी। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी बन नहीं पाएगा जी। यूक्रेन का वो बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का एरिया था, निप्रो रिवर के साथ है, आप समझिए डैम है, इरिगेशन से लेके हर एक चीज़ है। अब वो एग्रीकल्चर का इतना बड़ा नुकसान हुआ है वहाँ पर उस इलाके में, जिसकी भरपाई इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी। तो ये नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं कहूँगा अगर किसी ने किया भी तो दोनों तरफ के लिए काउंटर करता है, लेकिन काउंटर यूक्रेन को ज़्यादा इसलिए कि ज़्यादा एरिया यूक्रेन का है जी। रशिया का तो बहुत कम एरिया इफेक्ट हुआ है इससे। तो इसलिए अगर मैं देखा जाए, अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, आप जो है इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू,
इससे करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो यूक्रेन का है इसमें जी। और अभी जब जेलेंस्की वो दौरे पर गए भी हैं बाढ़ग्रस्त एरिया के, तो उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस भी नहीं आया, कोई मदद भी नहीं। बिल्कुल, वही तो सबसे बड़ी वो है कि कोई इसमें, उन्होंने नाटो को भी बोला है जी कि इसमें कोई हमारी मदद करने अभी नहीं आया जी। अब उसमें सवाल है कि मदद करने के लिए जाए कौन इतनी जल्दी, पहली बात तो किसी ने सोचा नहीं था जी। और इस इलाके में यूक्रेन में इतनी बड़े पैमाने पर लोग तो उसी में लगे हुए थे, क्योंकि वैसे ही इतना डिस्ट्रक्शन, इतनी ज़्यादा नुकसान यूक्रेन में हो रखा है कि रेड क्रॉस से लेके सभी वहाँ लगे थे जी। इस जगह तो किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी चीज़ होगी। और ये कहीं भी इतनी बड़ी त्रासदी होती अकेले के मान के नहीं होता। आप देखते हैं कहीं बाढ़ भी आती है तो बाकी देश जाके मदद करते हैं जी। हर जगह होता है, कोई एक एजेंसी कैसे करेगी, हो ही नहीं पाता है जी। तो इतनी बड़ी चीज़ है, उसमें इतनी जल्दी किसी का भी आना मुश्किल था जी। बिल्कुल। और अभी जो है बात ये चले कि रशिया को बोला जाए कि रशिया जो है इसमें मदद करने दे। अब इसमें दो चीज़ें हो जाती हैं, रशिया कहेगा कि मदद के नाम पर हो सकता है ये मिलिट्री इक्विपमेंट ले आए जी जी, वो सब चीज़ें ले आ करके और ऑपरेशन वहाँ करें, ऐसी चीज़ें करें। तो ये चीज़ ऐसी है कि अब ये डबल एजेड हो जाता है बिल्कुल सबके लिए जी। लेकिन नुकसान तो फिर पॉपुलेशन का ही है, लोग हैं वहाँ का है जी। तो ये जो एक दूसरे का ब्लेम है ये एक बहुत बड़ी वो है। और दूसरा जो है अब ये जैसे मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि ये फ्यूचर वेपन ऑफ वॉर पड़ जाए जी। बने। और चूंकि हम यहाँ पर हैं तो आपको याद होगा कि चीन ने भी हमारे अरुणाचल में ऊपर के इलाके में बांध बना रखे हैं जी जी जी। तो हमको जो है मैं कहूँगा कि स्टडी करनी चाहिए जी। तो ये जो वाटर बम फटे उससे पहले बिल्कुल ये जरूरी है कि जो आपने कहा बिल्कुल ये न्यूक्लियर बम की जगह ये वाटर बम ही है कि किस कैपेसिटी का है, किस तरह है। ये तो अगर प्लेन में था तो कम ऊंचाई पर था, ज़्यादा ऊंचाई वाले से कितना बड़ा नुकसान पड़ेगा। आप देखिए ब्रह्मपुत्रा में हमें बाढ़ अगर आती है तो कितनी त्रासदी होती है। बिल्कुल। ये जो क्लाउड बर्स्ट होते हैं आपने देखा उत्तराखंड में और बाकी जगह हुआ तो कितनी बड़ी ये त्रासदी हुई थी। तो ये चीज़ अगर होगी तो एक बहुत बड़ा एक वेपन ऑफ वॉर होगा जिसको कि कई जगह मैं कहूँगा बिठे बिठाए आदमी कर सकता है जी। बिल्कुल। उसके बाद आप ब्लेम करते रहिए बट नुकसान तो जो होना है वो हो ही जाएगा जी। तो ये जो चीज़ें हैं इन्वायरमेंटल एक ये भी वेपन ऑफ वॉर बन रहा है इन्वायरमेंट। इनफैक्ट चाइना में तो उन्होंने ऑलरेडी एक ऐसी स्टडी बना रखी है, एक इंस्टीट्यूट बना रखा है जहाँ पर स्टडी हो रही है कि इन्वायरमेंट को कैसे आप चेंज कर सकते हैं जी। कहीं बारिश ला करके या कहीं ह्यूमिडिटी ज़्यादा दे करके जिससे कि वो बदल जाए वहाँ का। और ये खास करके कोविड और इनके बाद जो है ये काफ़ी शुरू हुआ जी। और वो ऐसा पहले खबरें भी आई कि शायद कहीं कृत्रिम बारिश उसने चाइना ने कराई भी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप मतलब ये बड़े सोचने पर मजबूर करता है जी। इसके ये जो चीज़ हुई है। दूसरी चीज़ जो इसमें है, अभी आपने कल परसों देखा होगा, 2 दिन से न्यूज़ आ रही है कि शायद का लगभग यूक्रेन ने अपना काउंटर ऑफेंसिव शुरू कर दिया है जी। उन्होंने, हालांकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने अभी शुरू नहीं किया है, वो जब शुरू करेंगे तो सबको पता लग ही जाएगा। लेकिन आप न्यूज़ देखिए इंक्लूडिंग यूएस में और नाटो में तो यही है कि उन्होंने लॉन्च कर दिया है जिसमें कि मैक्सिमम जो है जो अभी नाटो से जाए हुए हथियार इनके पास हैं, खास करके टैंक्स हैं और बाकी हैं जी। वो क्योंकि अभी तो पानी धीरे धीरे काफ़ी कम हो गया है वहाँ जी, सूख गया था जो इलाके में जा रहे हैं। और फोकस इनका ज़ैपोरिज़िया का इलाका है जी। ज़ैपोरिज़िया में मैक्सिमम तो इनके कब्जे में है रूस के, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, बट ज़ैपोरिज़िया प्रॉपर जो कैपिटल है वो अभी भी यूक्रेन के पास है जी। तो वो एक इलाका है जहाँ से वो जाना चाहते हैं। और रीज़न ये है उस इलाके में अगर यूक्रेन चला जाता है तो पावर प्लांट तो है ही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्योंकि आपको पता है यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उससे कितनी बड़ी एनर्जी की प्रॉब्लम इनको हो रही है जी। तो एक चीज़ तो वो है कब्जा करना। दूसरा वहाँ पर ऐसा है, नेप्रो के मेरे बताया साथी है, वहाँ पर एक रूट जो ब्रिज है बना हुआ है जो क्रीमिया को जोड़ता है लैंड से, उस ब्रिज पर कब्जा कर सकते हैं या उसको ब्रेक कर सकते हैं जी, जिससे कि कब्जा हट जाएगा वहाँ से। इसको सप्लाई लाइन ही टूट जाएगी रशिया की क्रीमिया से। और जो तीसरा उसका ज़ैपोरिज़िया में जाने का इनका महत्व है कि वहाँ के आने के बाद ये फोकस कर सकते हैं क्रीमिया के ऊपर जी।
जो इनका एम है कि हम उसको भी नाटो के साथ वापस लें। और जो न्यूज़ आई है वो थोड़ी क्या कॉन्फ्लिक्टिंग है। कहा जा रहा है कि इनका कहना है कि ये तो बढ़ गए हैं वाइड फ्रंट पर। वाइड फ्रंट पर जाना थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि वाइड फ्रंट पर जाएंगे फिर तो वही बात हो जाएगी कि बटे रहेंगे, या हो सकता है वाइड पर जाके कहीं जाके कॉन्सनट्रेट करके अपना एक इलाके में जाएं। ये रूस की जो न्यूज़ आई है 2 दिन पहले की, उसमें कहा गया है कि इन्होंने उनके 150 टैंक और तकरीबन 3000 सोल्जर्स को उनको जो है मार गिराया है, जो अटैक पर आ रहे थे उधर। तो ये थोड़ी रिपोर्ट्स ऐसी हैं, लेकिन लग तो ही रहा है कि यूक्रेन ने अपनी काउंटर ऑफेंसिव शुरू कर दी है, लेकिन कितना बढ़ पाते हैं। और अगर रूस का ये कहना सही है कि उसने उनके 150 टैंक गिरा दिए और ये गिरा दिया, तो मतलब ये थोड़ी बात जो ऐसी है कि आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसका मतलब फिर वही स्टेलमेंट वाली बात आ जाएगी। जी बिल्कुल। और अभी हमने देखा सर कि हाल ही में अमेरिका और जर्मनी के रक्षा मंत्री भारत आए। इस दौरान रक्षा संबंधों को क्या मजबूती मिली और भारत किस लिहाज से लाभ में रहा? इसके अलावा जर्मनी के रक्षा मंत्री ने कहा है कि रूसी हथियारों पर भारत की निर्भरता सही नहीं है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये तो फैक्ट है। देखिए, जर्मनी से हमारा रहा है बहुत, लेकिन बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा है पहले। लेकिन जब से ये P75I में जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75 इंडिया वाला जो प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हम नेवल पावर पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं और सबमरीन्स खास करके, क्योंकि सबमरीन में हमारी कैपेबिलिटी उतनी थी नहीं। और ये समझिए कि टर्की जैसा देश आगे था, जिससे हम बल्कि सबमरीन का ऑर्डर भी दिए थे, लेकिन कैंसिल किए जब उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। और जब ये आपको पता है 2 साल पहले की 3 साल पहले की तकरीबन बात है, तब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था सबमरीन्स का जर्मनी के साथ। लेकिन मेन चीज़ है कि देखिए, जर्मनी की पिछले तकरीबन 2015 के बाद पहला कोई डिफेंस मिनिस्टर विजिट किया है इसमें यहाँ पर। और मैं अगर ऐड कर दूँ तो ये कहूँगा नॉन नाटो कंट्री में बहुत कम ये विजिट करते थे जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर और बाकी। तो ये वैसे भी 8 साल समझ लीजिए कि ये रहा है। और ऑफ कोर्स रीज़न तो हम जानते ही हैं, बट आगे जिसको हम देखेंगे। बट मुख्य चीज़ ये है कि ये 4 दिन की जो इनकी विजिट है, कॉन्सेंट्रेट इन्होंने किया। बेसिकली आपको बताया थे IIT दिल्ली में गए, जो आईडेक्स वाला इनोवेशन इन डिफेंस वाला जो एक्सपो था, वहाँ गए थे। एक बहुत बड़ा मेजर इनपुट इसमें जो फोकस कर रही है गवर्नमेंट हमारी इसके ऊपर। और उसके बाद ऑफ कोर्स बॉम्बे जा कर के उन्होंने मजगांव डाक में, जहाँ की ये बन रही हैं सबमरीन, वहाँ। और फिर वेस्टर्न नेवल कमांड में गए, नेवल फ्लीट में जा कर के उन्होंने वहाँ भी विजिट किया। लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड आप अगर देखिए तो ये यूक्रेन के बाद नाटो की पूरी थिंकिंग बदली है। पहले उनका यही रहा था कि हम नाटो में हैं, हम जो नाटो कंट्रीज़ हैं, हम सब कुछ अपना देख सकते हैं, अपना पूरी डिफेंस, पूरा इकोनॉमी से लेके हर एक चीज़ कर लेंगे। लेकिन इस वार के बाद वो चीज़ इनकी बदल गई है, क्योंकि इन्होंने देखा कि ये सब कुछ अपने ऊपर नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा साल शुरू हो गया यूक्रेन वॉर का। उनके देखा जाए तो बिलियंस डॉलर जो है चले गए उसमें, लेकिन कुछ मिल रहा नहीं है। नाक भी नहीं बच रही है, क्योंकि वो हमने अभी देखा कि कैसे लड़ाई चलती जा रही है, हाथ एक खींच सकते नहीं वहाँ से। इन्फ्लेशन का इनके आप देख रहे हैं। जर्मनी जैसा देश जहाँ की डिफ्लेशन बोला जाता था, वहाँ इतना कभी इनका -3% पर थे। अब जो है 9-10% इन्फ्लेशन, मतलब 30 गुना बढ़ गया है। तो हालत तो इनकी खराब है। दूसरी चीज़, इन्होंने देखा कि सिर्फ हम नाटो के ही ऊपर, नेशंस के ऊपर रह करके हम अपनी इकॉनमी से लेके बाकी चीज़ भी नहीं बढ़ा पाएंगे। दूसरी चीज़, इन्होंने ये भी देखा कि अमेरिका कैसे वेपन्स को इस्तेमाल कर रहा है अपने स्ट्रेटजिक इन्फ्लुएंस के लिए, स्ट्रेटजिक चीज़ें वर्ल्ड में आगे ले जाने के लिए। तो अब पहली बार जर्मनी जो है एक अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बना रहा है, इन्होंने बोला है अपने उसमें कि ये जो है जल्दी बनाएंगे, और जिसमें फोकस ये कर रहे हैं कि कुछ नॉन नाटो कंट्रीज पर भी फोकस किया जाए, जो अहम होंगे इनकी स्ट्रेटजी के लिए। स्ट्रेटजी में सिर्फ डिफेंस ही नहीं, इकोनॉमिक से लेके बाकी भी चीज़ें हैं। तो ये एक नई चीज़ जो कि हुई है।
और उसमें आप देख रहे हैं कि ये एक्टिविटी हो रही है और इनके लिए भी सेंटर पॉइंट एशिया में खास करके इंडिया बन रहा है, हिंदुस्तान बन रहा है जी। चीन तो है ही, चीन को अभी भी फ्रांस और ये नहीं वो करना चाहेंगे, जर्मनी भी नहीं चाहेगा। जर्मनी तो देखिए वो नॉर्डिक जो पाइपलाइन बन रही थी एनर्जी के लिए जी, क्योंकि इनके पास जो चीज़ें नहीं इनको बाहर से लेना ही पड़ेगा। इन्होंने ये भी देख लिया कि कैसे एनर्जी को वेपन बनाया जा सकता है, जो रूस ने बनाया इनके यहाँ बंद करके, और क्या हालत हो गई, किस तरह से हर एक चीज़ें बढ़ गई जी। तो ये चीज़ देख करके इनको लगा कि अभी सिर्फ एक जगह डिपेंडेंसी से नहीं काम बनेगा, दूसरे देशों में भी होना चाहिए। और ये जो हमारा मेन था फोकस अभी जो था, ऑफ कोर्स ये सबमरीन्स पर था जी। और ये जो सबमरीन्स हैं हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बन रही हैं जी। इसमें वेपन्स भी अलग हैं जो इसके ऊपर हैं, और ये ऐसे नहीं कि नए हैं, बहुत पहले बनना था, काफ़ी लेट हो गया है। रादर मैं कहूँगा हमारे यहाँ होता है ऐसे की चीज़ें लेट होती हैं, लेकिन इसमें लेट होने के कारण थे कि पहले जब इन्होंने शुरू किया था LNT के साथ बनना था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, और अब जो है फिर ये MDL जो मझगांव डॉक लिमिटेड है, जो गवर्नमेंट एक वो है PSU, उसके साथ जो है वहाँ ये बन रहा है। और इसमें जो है यही नहीं है, इन्होंने ये चाहते हैं कि जो और डिफेंस वो है जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर जो है हिंदुस्तान से बातचीत हो, क्योंकि पता है आपको पिछले साल तक हम सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इंपोर्टर रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट के, तो सबके लिए एक लिक्विडेटिव मार्केट भी है जी, ये चीज़ है। तो उस चीज़ों को देख करके ये भी उसमें भी हैं, और ये अगर देखा जाए तो इनको ये लग रहा है कि जो की टेक्नोलॉजीज़ हैं इनके पास भी हैं और ये हमें दे सकते हैं, या हमारे थ्रू ये आगे भी बढ़ा सकते हैं इसको, क्योंकि उनको एक ऐसा बेस मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग बेस भी मिल सकता है जो इंडिया में है जी, कि को डेवलप को प्रोडक्शन जी, ये दोनों चीज़ों से अमेरिका से भी यही बोला गया है, रूस से भी यही बोला गया है, इनसे भी यही है जी, कि हम आप डेवलप कीजिए लेकिन हमारे साथ डेवलप कीजिए और हमारे साथ ही यहाँ प्रोडक्शन कीजिए जी। दो चीज़ें आई हैं जिसके ऊपर ये भी फोकस कर रहे हैं। तो मुख्य जो इनकी विजिट थी और जो इन्होंने बोला है उससे तो यही है, और जो थाइसन ग्रुप मेन है जो कि इनकी जो नेवल यूनिट है, इंजीनियरिंग यूनिट है, PSU है, जो कि मैं एक्चुअली मेरीन सिस्टम्स के लिए बहुत फेमस है थाइसन ग्रुप, और ख़ास करके जो इंजन टेक्नोलॉजी है टरबाइन की, उसमें अंडर वाटर में उसमें वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो उसके साथ नेचुरली ये काफ़ी दिन से चल रहा था, और अब जो है इसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। हालांकि अभी भी जो सबमरीन हमें काफ़ी रिक्वायरमेंट है, और इन सबमरीन्स के लिए दोनों जर्मनी और साउथ कोरिया भी फील्ड में है जी। तो इसमें इसलिए इनका भी वो है कि भाई हमारा चल रहा है तो हमको ही मिले। 45,000 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट है जिसमें चलना है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और दोनों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है जी। तो ये जो बेसिक एम था इनका, यहाँ पर आकर के देखना, समझना, और मैं भी कहूँगा समझाना कि क्यों, क्या फ़ायदे हैं, जिससे कि ये हमें इनके साथ जाना चाहिए, और किन चीज़ों पर ये हमारे साथ कोऑपरेट कर सकते हैं ना। ऑफ कोर्स इंडो पैसिफिक में इनका भी इंटरेस्ट है और हमारा भी है, और दोनों ही मंत्रियों ने बात करी भी इंडो पैसिफिक दोनों में। इन्होंने हमारा डिफेंस मिनिस्टर से भी बात हुई है, इन्होंने अपना NSS से भी बात की है, फॉरेन मिनिस्टर से भी बात हुई है। तो इन पर सब पर इन्होंने चर्चा की है आगे बढ़ाने के लिए कि कैसे आगे बढ़ेंगे, और अगर ये है तो नेचुरली चीज़ें तो फिर आगे बढ़ेंगी ही जी। बिल्कुल। और अगर सर कनाडा की बात करते हैं तो वहाँ पर हम देखने को मिल रहा है कि लगातार चरमपंथियों को महत्व दिया जा रहा है। हाल में ब्रैम्पटन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या को दर्शाते हुए झांकी निकाली गई। तमाम कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब कभी मंदिरों पर अटैक हो जाते हैं या कभी भारतीय संस्थानों पर हमले हो जाते हैं, स्लोगन्स लिख दिए जाते हैं, लगाए जाते हैं। तो इस सबको कैसे देखते हैं आप? सरकार वहाँ की क्यों चरमपंथियों का समर्थन करती है? नहीं जी, देखिए आज की तारीख, आज के समय में जो सिखों की पॉपुलेशन है जी, हिंदुस्तान के बाद सबसे ज़्यादा कनाडा में है। बिल्कुल, मतलब एक तरह से वही कहा जाए कि दूसरा देश वहाँ हो ही गया है जी।
लेकिन आयरनी ये है कि जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन है जो इंडिया से भाग की गई है जी। कुछ की मैं अभी की बात कर रहा हूँ, वो पॉपुलेशन है जिनको कि मैक्सिमम कई लोग हैं वहाँ के जो कि इंडिया से भगोड़े हैं जी, जिनकी तलाश है यहाँ पर और एंटी इंडिया का काम जो है वो करते रहे हैं जी। थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाए तो देखिए शुरुआत सिखों की वहाँ कब हुई थी जी। 1897 में एक जो है इंडियन मर्चेंट शिप गई थी, आई थिंक एम्प्रेस नाम था उसका जी। जो मर्चेंट ही वेसल गई थी वहाँ, उसमें कुछ सिख्स गए थे यहाँ से जी कनाडा में। और उसके बाद जो है वो लोग वहाँ काम करते रहे और पॉपुलेशन वहाँ बढ़ती रही सिख्स की। और अभी आपको पता है कि पिछले 125 सालों में तो कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है। लोग जाते रहे और जा भी रहे हैं, अभी भी वहाँ पर माइग्रेट करते रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है 1980 के दशक में जब ये खालिस्तान मूवमेंट शुरू हुआ या शुरू कराया गया तो उसका बेस जो है वो कनाडा बना। और कनाडा बनाया किसने? हो आईएसआई, आपको पता ही है पाकिस्तान और आईएसआई ने मिल करके ये वहाँ बनाया जी बेस। और ये जो चीज़ थी उनमें जो कुछ चरमपंथी जिसे हम कहते हैं जो यहाँ से भाग करके वहाँ गए, उनकी वजह से बनी। और इसमें जो है अगर आप देखें खालिस्तान का, मैं कहूँगा वहाँ आइडियोलॉजी, वहाँ उसकी फंडिंग, वहाँ उसकी ट्रेनिंग हेडक्वार्टर सारा जो है वो कनाडा ही बना जी, वहीं से हुआ। अब ये जो चीज़ जब हुई तो नेचुरली ये भी कहूँगा हमारी भी कुछ गलती थी, हमारी भी हम लोग भी, चाहे हमारा देश भी थोड़ा मूक दर्शक बना रहा कि शायद ये सुधर जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं। और आईएसआई को एक जब कश्मीर में जब चीज़ें शांत होने लगी तो आईएसआई को एक बहुत बड़ा, उसके अलावा जब ये खालिस्तान मूवमेंट दबा दिया गया हिंदुस्तान में, जब आगे नहीं बढ़ा, तब जो है एक इनको आईएसआई को भी मौका मिला, क्योंकि वहाँ भी तो इन्होंने ही शुरू कराया था जी। तब उनको मिला कि ये कनाडा में जो है एक बेस है जहाँ पर कि हम ये शुरू कर सकते हैं। और जो जिन्होंने वहाँ ये करना शुरू कराया इन चरमपंथियों के साथ। लेटेस्ट जो है, जो अभी की बात कर रहे हैं, देखिए जो 2019 का जो इलेक्शन हुआ था और ट्रूडो की पार्टी जब पावर में आई तो इनके पास 157 सीटें थी, 13 सीटें कम थी मेजॉरिटी से। और ये 13 सीटें इन्होंने ली नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी से जी। और नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ये जो चरमपंथी हैं सिख्स, इनकी पार्टी है जी। उसमें इनका जो जगमीत सिंह धालीवाल नाम है शायद, जिसके जो ये पार्टी को हेड करता है, और वो अगेन मुखर है इस मामले में खालिस्तान के जी। तो इन्होंने इस वजह से जो है वो कुछ करते नहीं हैं जी, अपनी सरकार बचाने के लिए पॉलिटिकल उस पर, जबकि काफ़ी कुछ बोला गया है, बताया गया है। और इसमें जो अभी हुआ था इंसिडेंट ब्रिटिश कोलंबिया में, दैट इज एक्चुअली ब्रिटिश कोलंबिया में तो सरकार मतलब पावर में है सिख्स वहाँ पर जी। जो ब्रिटिश कोलंबिया का पूरा स्टेट है वहाँ पर कनाडा में, ये पावर में है वहाँ पर जी। और उसके बाद मैक्सिमम आपको पता ही है कि यही है जो अपना एंटी इंडिया मूवमेंट लेके वहाँ चल रहे हैं। अभी जो ये खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ है निज्जर और गुरप्रतन जो है, 3-4 हैं जो कि ऑलरेडी हमें पता है वहाँ पर हैं, जिनको कि हम ढूंढ रहे हैं वहाँ पर। और ये जबकि इनके साथ ट्रीटी साइंड है जी, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है कनाडा के साथ, लेकिन कनाडा जो है इनको दे नहीं रहा है जी, उनके ऊपर चार्ज होने के बावजूद। प्लस वहाँ के जो रूल्स हैं, उनके जो लॉज हैं वो इतने ढीले हैं कि उनके ऊपर कुछ है नहीं कि दूसरे देशों में अगर कोई ऑलरेडी कल्प्रिट है, उसको पनिशमेंट मिल चुकी है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए या उसको जो है पनिशमेंट उसको वहाँ पर, वहाँ के मुकदमा अगर चलाना है वहाँ चलाइए, तो वो चीज़ उनके पास है नहीं, काफ़ी ढीले उनके रूल्स हैं। तो इस वजह से जो है ये प्रॉब्लम वहाँ काफ़ी ज़्यादा है। और अभी जो परेड निकली है ये तो मतलब कोई सोचता नहीं था कि इस तरह की परेड ब्लू स्टार तो है कुछ दिन को, उससे पहले कुछ दिन पहले इन्होंने निकाला था वहाँ पर, और जो कि 5 किलोमीटर लंबी परेड चली है, जिसमें ये चीज़ दिखाई गई है, जो सिख्स खुद भी
इसको गलत मानते हैं जी। कोई से किसको सही सही नहीं मानता। बिल्कुल। और वो खुद ही मतलब सिक्स क्या कोई भी नहीं मानना चाहिए, किसी को भी, किसी देश ने भी ये नहीं मानना चाहिए कि किसी की प्रधानमंत्री की जिसने ऑलरेडी अपने बॉडीगार्ड रखे हुए हैं और वो ऐसा कर दें तो किसी को, किसी देश को नहीं मानना चाहिए। और वो चीज़ अगर निकली तो मैं कहूँगा बहुत शर्मनाक बात है। और इसको ऑलरेडी आपने देखा कि फॉरेन मिनिस्टर ने मैं कहूँगा कि बिल्कुल कड़े शब्दों में बोला है कि ये भाई एक्सेप्टेबल है नहीं, जो होना नहीं चाहिए और इनको देखना पड़ेगा कि आगे से ऐसी चीज़ें नहीं हो। कनाडा के हाई कमिश्नर जो हमारे पास हैं उन्होंने खुद ही बोला है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये बाद में सभी बोलते रहे, कांग्रेस पार्टी ऑफ कोर्स, बाकी सभी ने बोला है, हिंदुस्तान में तो सभी ने बोला है। और लेकिन ऐसी चीज़ें अगर होती हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ पता नहीं होगा, उनके यहाँ तो इंटेलिजेंस है, उनके यहाँ भी बाकी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब कि कुछ शायद तो जरूर वहाँ की गवर्नमेंट से है और जिसको ये इसी से ही होगा कि अगर एक्शन लिया जाए। अब आपने देखा 3 दिन पहले इनकी एक कनाडा की जो रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, उन्होंने यहाँ तक बोला है कि कुछ बुलिंग नेशंस हैं जो बुली करते हैं दूसरों को, और उन्होंने इंडिया का भी नाम लिया है उसमें, चाइना और रूस का नाम तो लिया ही इन्होंने, और कुछ हद तक उन्होंने बोला है कि इंडिया का भी वो है। तो हमें कुछ न कुछ पर एक्शन लेना पड़ेगा। किस तरह से है वो भी थोड़ा सोचने की बात है, क्योंकि हमारे लोग काफ़ी हैं वहाँ पर, रूट्स इनके यहाँ हैं, और कुछ गुमराह लोग अगर ये कर रहे हैं तो सभी को तो उसकी सज़ा नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर वहाँ के नागरिकता इनको मिली है तो ये जरूर उस गवर्नमेंट से, हमें कनाडा से करना पड़ेगा कि भाई ये ऐसे नहीं चलेगा। हालांकि कनाडा और हमारा देखिए ट्रेड $70 बिलियन है, कम नहीं होता है आज की तारीख में। तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि अगर ये इतनी इकोनॉमिक फ़ायदा उनको मिल रहा है अगर, तो ये चीज़ अगर कम हो गई तो उनका भी नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि जयशंकर जी का आपने जिक्र किया, तो उन्होंने कहा भी है कि ये जो अलगाववादी हैं ये खुद एक दिन कनाडा के लिए नासूर साबित होंगे। जैसे कि आतंकवाद के मुद्दे पर हम पाकिस्तान को समझाते रहते हैं, आज वो खुद उससे जूझता दिख रहा है। हर जगह जिस देश में हुआ है वही हुआ है। जी, पहले जिसको शह देते हैं आप, वही एक दिन वो नासूर बन जाता है। जी। और जयशंकर जी की बात चली है तो सर, उनकी अभी दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की विजिट हुई, इसको कैसे देखते हैं? किस मायनों में भारत के लिए सार्थक रही है यात्रा? ब्रिक्स का भी वहाँ बैठक था। हाँ, वही मेन। देखिए एक्चुअली साउथ अफ्रीका अगर आप देखें तो कई सालों से और अभी कुछ सालों में सेंटर ऑफ एक्टिविटी बन गया है अफ्रीका के लिए, क्योंकि वही एक देश है जो कि एक तरह से देखा जाए इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर एक मामले में काफ़ी आगे है। उसकी गिनती अफ्रीका में तो नंबर 1 है ही है, वर्ल्ड में भी काफ़ी ऊपर आ चुका है वो। तो इस मायने में अफ्रीका का काफ़ी महत्व है, और महत्व इसलिए है कि हर एक दुनिया का देश अब चाहता है अफ्रीका में अपना बेस रखना। चीन को आपको पता ही है, चीन ने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहाँ भी अपने बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के उसमें। कुछ ये भी न्यूज़ आई है कि कुछ कंट्रीज तो अब बंद कर रहे हैं कि भाई हम इतना पैसा जो आ रहा है हम वापस नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन अभी आपको पता है 3 महीने पहले ही रूस और चीन ने जॉइंट एक्सरसाइजेज की थी साउथ अफ्रीका के साथ, तो इन्फ्लुएंस वहाँ उनका बढ़ रहा है। ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका है ही, पहले ही से है, और उसकी इंपॉर्टेंस देख के ही ब्रिक्स में लिया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हमारे लिए भी, कि हमारे साथ तो बहुत पुराने संबंध हैं साउथ अफ्रीका के, जमाने से हैं। गांधी जी थे उससे पहले से है, और उनके साथ भी हैं, और काफ़ी हमारे लोग वहाँ पर हैं दोनों जगह। नामीबिया भी बहुत है। आज भी नामीबिया की जो डायमंड इंडस्ट्री है उसमें मैक्सिमम हमारे लोग हैं, काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ भी इसकी। और साउथ अफ्रीका से तो हमारे ताल्लुकात बहुत हैं, आदान प्रदान बहुत है, वहाँ से एक्सचेंज प्रोग्राम्स बहुत हैं, एजुकेशन से लेके हर एक के लिए, कल्चरल हैं उनके यहाँ से, और विजिट्स होती रही हैं हमारी। लेकिन ये ब्रिक्स में जो विजिट हुई है तो एक बहुत बड़ी थी उपलब्ध, वो मतलब सभी गए हैं वो तो ये कहा जाएगा, लेकिन जो अलग से मीटिंग हुई है उनके साथ, उनके फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं और वहाँ प्रेसिडेंट से भी मिले हैं, उनसे जो मीटिंग से बेसिकली हमने अपनी इम्पोर्टेंस भी, बिकॉज इंडिया भी साउथ अफ्रीका की तरफ देख रहा है हर एक तरफ से,
इकोनॉमिक एंगल से भी अगर हमने इकोनॉमिक पावर बनना है तो साउथ अफ्रीका में हमें अपने बेस को, इकोनॉमिक बेस को बढ़ाना पड़ेगा जी। और साउथ अफ्रीका से अच्छा कोई देश नहीं है जहां हम एक बेस बना करके और अफ्रीका में मदद कर सकते हैं अफ्रीकन लोगों की जी। क्योंकि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा ना बनना, हमारा तो एम है बेसिकली अपना भी इंटरेस्ट रखना और जो ग्लोबल साउथ है जी। जिससे एक तरफ से मैं कहूँ कि जिसका लीडर इंडिया ऑलरेडी बन चुका है जी। उनकी देखभाल भी करना, उनके इंटरेस्ट को भी आगे बढ़ाना जी। तो इसके लिए जो दोनों विजिट थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। और ये तो नामीबिया में जो आप बात करें तो पहली विजिट थी फॉरेन मिनिस्टर की उस कंट्री में जहाँ जा कर के इन्होंने जो हमारे लोग हैं हिंदुस्तान के वहाँ पर नामीबिया में खास करके जो डायमंड ट्रेड में हैं उनसे मुलाकात हुई है। और ये विजिट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ मुलाकात हुई, इन्होंने वहाँ जा करके उनके जो समकक्ष हैं इनके प्लस उनके प्रेसिडेंट से मुलाकात की है। तो इससे जो है एक आप देखिए दोनों जो देश हैं खासकर साउथ अफ्रीका, जितने अफ्रीका के सब सहारा वाले जो सहारन कंट्रीज हैं उनके लिए गेटवे है साउथ अफ्रीका। और ये दोनों कंट्रीज से अगर हम रिलेशंस अच्छे बनाते हैं, यहाँ पर हम जो है अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाते हैं, आप साउथ अफ्रीका देखिए, अफ्रीका का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं कितनी ट्रेडिंग एक्टिविटी वहाँ होती है। तो ये चीज़ें अगर हम वहाँ पर करेंगे तो नेचुरली हमारा काफ़ी फ़ायदा होगा, हिंदुस्तान काफ़ी आगे बढ़ सकता है और वहाँ के देश जो अभी भी काफ़ी पीछे हैं उनको भी आगे ला सकता है। जी बिल्कुल। और सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका यात्रा होने वाली है और दोनों देशों के गहराते रिश्तों और चीन की बढ़ती चुनौतियों के बीच यह यात्रा किन उद्देश्यों को पूरा करने वाली है और इस समय तो देखा जाए तो पूरे विश्व की नज़रें इस यात्रा पर लगी हुई हैं। बिल्कुल नीरज जी, मैं तो कहूँगा कि मोदी जी जहाँ भी जाते हैं पूरे विश्व की नज़र लगती है। जिस भी देश में जाते हैं। लेकिन दो चीज़ें देखिए इसमें हैं, अमेरिका की पहली यात्रा तो है नहीं जी। 3 यात्रा कर चुके हैं वो जी। आई थिंक 2017, 19, 21 और अभी ये जा रहे हैं जी। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस दो तरीके, इवन बिडेन से अगर आप देखिए तो कम से कम 6 बार मिल चुके हैं वो G7 से लेके बाकी G20, मतलब कई सारे वैश्विक उसमें वो मिल चुके हैं उनसे। तो ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं हुई, लेकिन वेरी फैक्ट ये स्टेट विजिट है, स्टेट विजिट। और मैं अगर आप देखें, आपको पता ही है, हम लोग जानते हैं कि अमेरिका में स्टेट विजिट का मतलब क्या होता है, कितनी बड़ी चीज़ दी जाती है राष्ट्राध्यक्ष को, उसके साथ कांग्रेस के दोनों के सदनों को ये संबोधित भी करें, जिसमें ऑलरेडी इतने स्टेटमेंट्स आ चुके हैं जी उसके बारे में। और जो अगली चीज़ अगर इसमें एक और हम देखें कि बिडेन खुद ही बड़ा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बिडेन के टाइम सिर्फ अभी तक सिर्फ 2 ही स्टेट विजिट हुई हैं जी। लोग तो बहुत गए हैं, आपको पता है, हर एक स्टेट हेड अमेरिका जाना चाहता है जी। लेकिन 2 ही स्टेट विजिट हुई है और तीसरी स्टेट विजिट हो रही है जी। अमेरिका में जी। इनकी प्रधानमंत्री मोदी की जी। और वो ऑलरेडी बोल चुके हैं बिडेन अपने आप जी कि भाई हम तो आपका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा लोग लाइन में खड़े हैं मिलने के लिए या स्टेट डिनर में आने के लिए। तो यही एक उनको मुझे लगता है उनको भी लगा कि कितना बड़ा वोट बैंक एक जो है वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंस तो आप देख रहे हैं काफ़ी है। और यही नहीं है कि सिर्फ विजिट हो रही है, आप देखिए पिछले अगर आप 3-4 महीनों की एक्टिविटी देखिए, पहले आप अमेरिका से देखिए उनके कॉमर्स मिनिस्टर सेक्रेटरी आए थे हमारे यहाँ, उससे पहले ट्रेजरी सेक्रेटरी आई थी लेनी है उनकी, वो यहाँ पर आई थी। ब्लिंकन फॉरेन सेक्रेटरी वो आ रहे हैं दूसरी बार। अभी जो है अपना डिफेंस सेक्रेटरी होके गए हैं। तो आप देखिए कितनी फ्लरी ऑफ एक्टिविटीज हुई हैं। हमारी तरफ से देखिए पीयूष गोयल गए थे वहाँ, NSA गए थे वहाँ, फाइनेंस मिनिस्टर भी निर्मला सीतारमन वहाँ गई थी। उससे पहले अपना जयशंकर गए थे 2 बार मिलके उनकी और बाकी जगह मुलाकात हुई हैं, ऐसे नहीं कि मुलाकात पहले हुई, लेकिन वहाँ जा करके वहीं की बातें करना। और ये स्टेट विजिट की, और कोई बड़ी चीज़ होती है तभी स्टेट विजिट होती है, नॉर्मल तो विजिट मैंने कहा आपसे 3 विजिट तो हो चुकी हैं। तो ये इतनी एक्टिविटीज हुई हैं। CDS हमारे गए थे वहाँ, उनके CDS आए थे और डायलॉग्स और
बाकी चीज़ें कितनी आपने देखा हो रखी है, इंडो पैसिफिक से लेकर के, चाइना से लेकर, रशिया से लेकर बाकी चीज़ पर, प्लस इंडिया ने अपना जो पॉइंट है रशिया के बारे में वो अभी भी वही रखा है जी। न किसी दबाव में, न झुकाव में, कहीं कुछ नहीं रहा जी। ये भी चीज़ साथ में है जी। चीन से क्या हो रहा है ये भी सब साथ में है। तो इन सब चीज़ों को देखा जाए तो ये बहुत अहम है जी। इसके अलावा आप देखिए 2+2 डायलॉग भी हुआ था। मैं ये सारी कह रहा हूँ पिछले 4-5-6 महीनों में जो चीज़ें हुई हैं, जो मीटिंग्स होती रही एक जगह नहीं। आप देखिए यूएई में भी फॉरेन मिनिस्टर की और उनकी मीटिंग हुई थी, इनकी भी मीटिंग हुई थी एनएसए की और उनके एनएसए की मीटिंग्स। तो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हुई हैं कि जो है मतलब यहाँ तक आप देखिए कि लोगों ने पिछले हफ्ते, अगर आपको याद है, कुछ लोगों ने जो व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में ये सवाल उठाए थे इंडिया के डेमोक्रेसी के बारे में। तो और आपको पता है कि क्या स्टेटमेंट आया कि भाई अगर किसी को शक है, डाउट है इंडिया के डेमोक्रेसी के बारे में, तो आप जाकर के व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने बोला है कि आप नई दिल्ली में जाके देखिए। तो आप सोचिए कि कहाँ से कहाँ तक आउटलुक और चीज़ें बढ़ गई हैं जी। और हमें उस मामले में इसको देखना है कि ये जो विजिट होने वाली हैं जी। और इसमें तो, सर एक सवाल और बनता है कि अगर हम देखें तो अगले साल चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या प्रेसिडेंट बाइडेन हो, दोनों को चुनाव का सामना करना बिल्कुल है। दोनों देशों में होना है जी, दोनों देशों में होना है। लेकिन मैं अभी भी उसी पर आऊँगा जो हम उस पर थे कि आप देखिए क्वाड किसने बनाया, क्वाड में इंक्लूड किसने कराया जी, G7 में इन्वाइट किया गया जी। ये सारी चीज़ें उस लेवल पर आने का मतलब कि कहीं इंडिया का, हिंदुस्तान का लेवल है। मोदी आज मोदी नहीं है, मोदी तो है ही हैं, बट एज ए इंडियन प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं जी। उसके अलावा उनका करिश्मा है अपना जी, जी। जिसमें ये जा रहे हैं। तो ये चीज़ है जो दोनों साथ में जब होती है तभी ये इस लेवल की चीज़ें होती हैं। आप देखिए कितनी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद हमें जरूरत थी खास करके डिफेंस टेक्नोलॉजी की, उसके लिए कितनी चीज़ें बनी हैं। एक बना इन्होंने इंडस बनाया हुआ है कि इंडो यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम की प्रोजेक्ट एक्सेलरेट किए जाएं कि वैसे ही धीमे नहीं चलें, क्योंकि हर जगह ब्यूरोक्रेसी तो हर जगह है जी। एक बार आपको याद होगा बिदेन ने भी बोला था, जिन्होंने लास्ट ईयर यूक्रेन को जब देना था इन्होंने मिलिट्री इक्विपमेंट, तो इन्होंने बोला था कि ब्यूरोक्रेटिक डिले हमारे यहाँ भी है जी। तो ये चीज़ें हैं जिसको कि एक्सलेट करने की ज़रूरत है। एक इससे पहले हमने कुछ इनके साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए एग्रीमेंट साइन किया था 2018 या 19 में, जिसको कॉमो कोसा बोलते हैं हम, कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए जी। ये ऑलरेडी साइंड है। फिर एक हमने इनके साथ बीका भी किया है, बेसिक एक्सचेंज ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट जी, 2020 में साइन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें होती रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें एक बैक हो रही हैं जी। ये बेस बनता रहा है और एक कई चीज़ें एक साथ आ गई हैं, और जब लग गया है दोनों को, हिंदुस्तान को भी लग गया कि ये नहीं होगा सिर्फ कहने वाली बात होगी, आगे बढ़ने वाली बात होगी, तब ये चीज़ें हुई हैं। तो ये सब चीज़ें ले करके, लेकिन मुझे 2-4 कुछ और पॉइंट्स हैं जो थोड़ा सा सोचने पर भी हमें वो करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि इंडिया ने, हमने, भारत ने जो रशिया के बारे में अपना विचार रखे हुए हैं कि भाई हम जो है स्ट्रेटजिक इंडिपेंडेंस लेके चल रहे हैं, ना हम इधर रहेंगे ना उधर रहेंगे जी, न किसी से अलाइन नहीं होंगे इस मामले पर, लेकिन हम पीस चाहते हैं जी। दिस इज नॉट एरा ऑफ वॉर बोल ही चुके हैं जी। ये भी कहते हैं कि हमारी तरफ से अगर हो पाएगा तो हम चाहेंगे कि मीडिएट करें जी पीस के लिए, लेकिन साथ नहीं ले रहे हैं हम किसी का। दूसरी चीज़ आप देखिए, अगर अमेरिका की बात करें तो मुझे 71 याद आता है जी, जबकि 7th फ्लीट उनकी मूव कर गई थी जब हम पाकिस्तान के ऊपर इतनी ज़्यादा हावी हो रहे थे। वो तो रशिया ने उस समय खैर जो भी किया, डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट एक चीज़ वो भी है कि भूलना तो नहीं, हिस्ट्री हमें याद रखनी चाहिए कि क्या है। तीसरी चीज़ आप देखिए, अभी सितंबर 2022 में एक रिपोर्ट आई थी वहाँ पर इसकी यूएस में, जहाँ पर उन्होंने यहाँ तक ये बोला कि नहीं सॉरी, सितंबर 2022 में इन्होंने
पाकिस्तान को दिया था 500 मिलियन का पैकेज जी F-16 को सस्टेनेंस में जी, वो भी हमें थोड़ा सा याद रखना चाहिए, सोचना पड़ेगा। फिर अभी जो इन्होंने मार्च 23 में इनका जो कमीशन है, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने, उन्होंने क्रिटिसाइज किया इंडिया को, उन्हीं का है ये कमीशन जो वहाँ पर दिया। और अभी तक हमेशा अमेरिका ने जो स्ट्रेटजिक कोर टेक्नोलॉजी है वो हमको कभी दी नहीं है जी। वहाँ से आप क्रायोजेनिक इंजन से चलिए जो उन्होंने रशिया को मजबूर किया हमको नहीं देने के लिए जी। और अभी तक आप आगे आइए, लेकिन मुझे लग रहा है इस चीज़ में, बिकॉज हिंदुस्तान भी ये समझ के चला है, और जैसे मैंने कहा कि ये चीज़ हमें अपने दिमाग में रखने चाहिए आगे बढ़ने पर जी। तो वो चीज़ रखने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, जो कि खुद कोर टेक्नोलॉजी ये देने जा रहे हैं हमको जी। ICET एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जी। जो आप देख ही रहे हैं, एम वही है उसका, तो ये उनके साथ साइन हुआ है और एम वही है। दूसरा मैंने जो भी बोला कि एक और TT साइन की एक्सेलरेट करें प्रोग्राम, दैट मीन्स लेवल ऊपर करें, सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक एंगल में नहीं फंसने दें जी। तो वो भी चीज़ें हैं जो कि आ रही हैं। और जो हमें सबसे बड़ी जरूरत थी अपने तेजस जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट, उसके इंजन की, बिकॉज हमने कावेरी इंजन बनाया था जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ जी। तो हमें GE के इंजन्स की जरूरत थी, और GE आजकल आपको बताइए टॉप मोस्ट है इसमें इस मामले में, तो वो भी चीज़ हो गई है, वो इंजन्स अब यहीं बनेंगे, जो चीज़ें आ गई है। लेकिन ये कि हमने तो दिमाग में रखना है, लेकिन यूएस का एम क्या होगा जी। क्योंकि अमेरिका भी वही आप देख रहे हैं कि कोई भी देश अपना मतलब इंटरनेशनल अफेयर्स में हमको पता ही है, कोई ये कॉमन फ्रेंड और एनमी नहीं है जी। आज उसी चाइना को जिसको इतना लेके, रूस को लेके अमेरिका चल रहा है, उसी रूस के लिए, उसी चाइना के लिए लगा हुआ है अमेरिका में कि भाई हम क्यों जो है चाइना से वो लें जी, दुश्मनी करें रूस के लिए जी। या यूक्रेन के लिए जी। $700 बिलियन का ट्रेड है यूएस और चाइना में जी। और एक तब है जबकि ट्रंप ने कम कर दिया था जी। तो आप सोचिए कितना ज़्यादा, कितना नुकसान हो रहा है अमेरिका को, खास करके, चाइना को तो कम हो रहा है। अभी ब्लिंकन का देखिए, अगर वहाँ जाते हैं चाइना में, जो बातचीत चल रही है जी। और यहाँ भी कहा जा रहा है कि उनके जाने के बाद हो सकता है कि बिडेन और शी जिनपिंग की मीटिंग हो जाए, तो वो भी चीज़ हमें थोड़ा अपने नज़र में रखना है। जबकि मैं कहूँगा कि अभी तक अमेरिका ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है चाइना के अगेंस्ट जी। चाहे एक्शंस को बोलना हो कि भाई ये इंटरनेशनल ऑर्डर की चीज़ नहीं है जो चीन ने किया, या आपको पता है कि उन्होंने सैटेलाइट पिक्चर्स दे करके हमारी मदद की पिछली बार जब हमने रिपेल किया था, जब ये चाइनीज ट्रुप्स आए थे तवांग में जो हुआ था। तो ये चीज़ें जो हैं, जो कि वो भी हमने नज़र रखनी है। लेकिन यूएस का भी तो कुछ एम होगा, ऐसे ही तो नहीं आएगा कि बस बैक कर दो। और यूएस भी, जहाँ तक मुझे लगता है, यूएस ने ऑलरेडी बोल रखा है कि उसने जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटजी बनाई है जी। क्योंकि वो भी देख रहा है कि नाटो भी थोड़ा सा अब जो है मैं कहूँगा नाटो के देशों के अंदर अमेरिका के खिलाफ भावना चल रही है कि अमेरिका की वजह से हमारा ये हाल हो रहा है जी। आगे क्या होगा, क्योंकि अब वो भी मुसीबत में है, इकॉनमी से लेके सब में। उन्होंने ये भी देख लिया कि हमको एनर्जी पर रिस्ट्रिक्शन लगा करके खुद एनर्जी बेचना शुरू किया और हमारे ज़्यादा जा रहा है वहाँ। दूसरी चीज़ जो है, जो बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन, ये देख लिया अमेरिका ने कि अमेरिका के बाहर अपनी देश की सेना को तो हर एक आदमी मानता है और उसका है भी, काफ़ी आगे हैं, लेकिन कोई एक सेना है जो मजबूती से खड़ी हो सकती है जी। उन्होंने देख लिया है कि चीन के अगेंस्ट या कहीं भी, और वो जो है इंडिया की सेना है जी। इंडियन आर्मी ने अपना इंटरनली भी कंट्रोल किया जहां भी जरूरत पड़ी, और बाहर का भी इन्होंने देख लिया। उसके बाद इन्होंने एक्सरसाइजेस की, और देखिए इन्होंने एक्सरसाइजेस सिर्फ नॉर्मल नहीं की हैं जी, स्पेशल फोर्सेस की भी एक्सरसाइज हुई है, आपको पता ही है, चाइना बॉर्डर के नज़दीकी दोनों की जी। तो ये भी चीज़ें हुई हैं जी। तो इसमें आ रहा है। दूसरी चीज़, एशिया में अभी उनको चाइना क्या चाहता है, चाइना ग्लोबल पावर सीधा नहीं बनना चाहता है जी। पहले एशिया में अपना बैलेंस ऑफ पावर ले आना चाहता है कि एशिया में मैं सबसे पावरफुल बनूं, नंबर 1 बनूं, और फिर स्टेज पर आऊँगा। एशिया से मैंने पिछली बार भी कहा था
एक पुरानी एक मैंने पढ़ा था, लिखा हुआ है बड़े अच्छे राइटर की बुक में कि जो कंट्रोल करे एशिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, वो जो है वर्ल्ड लेवल में आ जाएगा जी। तो वो चीन का एम है जी। लेकिन अगर ये है तो दूसरा है इंडो पैसिफिक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अमेरिका और नाटो के लिए। मैं नाटो क्या यूरोपियन कंट्रीज सब कहूँगा बेसिकली, क्योंकि वो जो है ट्रेड का सबसे बड़ा जरिया है। तो वो अगेन उसमें लगता है कि वो इतनी दूर से अकेले ये लोग तो पूरी कर लिए, लेकिन कोई इन्फ्लुएंस कर पाएगा, दोनों तरफ से मदद अगर चाहिए तो इंडिया है साउथ चाइना सी की तरफ और इंडियन ओशन में जी। तो वहाँ पर भी उनको लगा कि हिंदुस्तान का साथ लेना पड़ेगा और मजबूत रखना पड़ेगा जी। और आज का जो समय है उसमें आपको अपना फोर्स दिखाना बहुत ज़रूरी है कि हम फोर्स हमारा इस तरह है, इसलिए आपको शांत रहना पड़ेगा। वो करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी उनको इंडिया की ज़रूरत है यहाँ पर, खास करके चाइना को टेम करने के लिए। दूसरी चीज़ जो मैं अभी हम बात कर रहे थे कि उनकी पॉपुलेशन अमेरिका में कह रही है कि हम क्यों ज़बरदस्ती इसमें फंसे या लड़ाई करें चाइना से, तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि बातचीत का रास्ता खोलें, जो उन्होंने बोला है जी। तो उन्होंने एक चीज़ बड़ी, अगर आप देखिए नाटो और अमेरिका ने बोला है डी रिस्किंग करेंगे, डी कपलिंग नहीं करेंगे जी। मतलब हम जो है जो रिस्क है हमारे रिस्क फैक्टर चाइना से उनको कम करेंगे, बट चाइना से कपल जो हमने जोड़ रखा था उसको अलग नहीं करेंगे। मतलब अपने इंटरेस्ट की बात जो है वो लेके चलेंगे, उनको खत्म नहीं करेंगे, लेकिन रिस्क नहीं उठाएंगे, डी रिस्किंग करेंगे जी। एक एक नई चीजें जो उन्होंने शुरू की है, तो ये जो चीज लेके ये चल रहे हैं, तो इसमें उनका भी इंटरेस्ट है। और देखिए अभी इन्होंने, लेकिन जो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज है कि जो एग्रीमेंट्स हमारे साथ हो रहे हैं, HCL से आप देख ही रहे हैं जी, टाटा सिस्टम से हो रहे हैं, L&T से एग्रीमेंट्स हो रहे हैं जी, और महिंद्रा एरो स्पेस सिस्टम से उनसे हैं, गोदरेज बॉयस पार्टनरशिप इनसे हो रही है, US के उसे बोइंग से लेके सबसे, और अभी सिविल से लेकर के मिलिट्री एयरक्राफ्ट दोनों बनाने के लिए हो रहा है जी। आर्टिलरी सिस्टम्स बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें आएंगी तो हमारा फ़ायदा होगा, खास करके उस पॉइंट पर जिसको हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं, वो है को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन, जो कि ये पहले नहीं चाहते थे, बट अब धीरे धीरे वो हो रहे हैं। प्लस हमने ऑलरेडी कर दिया है कि 75% तो ऑलरेडी इन्होंने जो फॉरेन FDI कर दी है डिफेंस सेक्टर में, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वाले में तो 100% है जी। तो उससे भी फ़ायदा होगा। हालांकि कुछ सिस्टम्स हैं जो कि थोड़ा बहुत हम अपने उसमें रखना चाहेंगे। तो ये जो है कुछ चीज़ें हैं जिससे कि आगे हम बढ़ेंगे। लेकिन अभी जो ज़रूरी है, अमेरिका ये समझ रहा है कि इंडिया की कैपेसिटी बिल्डिंग जल्दी करना ज़रूरी है जी, क्योंकि चाइना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसके साथ अभी इंडिया पेस नहीं जी पकड़ पा रहा है, उसके साथ नहीं चल पा रहा है, और हम भी यही चाहते हैं वो करना। तो ये चीज़ें ज़रूरी है, और नेवल उसमें एयर और नेवल में हमें आगे होना बहुत ज़रूरी है जी। तभी हम एरिया जितना हमारे पास है और जहाँ तक जाना चाहते हैं उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे, जिसे हम कहते हैं घुस करके मारने वाली बात है, वो तभी हो पाएगा। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप देखिए रशिया पहले क्यू के ऊपर कितना अटैक कर दिया, जो कि होना नहीं चाहिए कि पहले आदमी पहुंच जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, कैपेबिलिटी हमें लेकर के चलना पड़ेगा। और मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऑलरेडी प्लान्ड हैं, जो हम आपने देखा अभी पिछले महीने अमेरिका में भी हमारे ट्रुप्स गए थे जी। और वो लोग भी आते ही हैं, क्योंकि हमारे पास ही, हम ही एक ऐसे देश हैं जिसके पास ये सारे टेरेन हैं जी। प्लस -40 वाले हम सियाचिन से लेकर के माउंटेनस टेरेन पर आइए, डेजर्ट्स में आइए +45 पर, प्लेन्स में, जंगल टेरेन, रिवराइन टेरेन, अपना सी में आइए। तो इतने टेरेन सारे जो हैं एक देश में बहुत कम है किसी के पास। तो इतना एक्सपीरियंस मिलना सबके लिए बहुत जरूरी है, खास करके अमेरिका जैसे देश जिसको बाहरी लड़ना है, बाहरी उसमें। तो इसलिए जो है उन्होंने और ज़्यादा वो किए कि एक्सरसाइजेज होनी चाहिए। हालांकि एक ये भी है कि क्या इंडिया को चाहिए कि वो इसमें चाइना के साथ
फंस तो नहीं जाएगा कहीं चाइना और अमेरिका के बीच में एक अमेरिकन इंटरेस्ट को ही देखता रहे, अमेरिका अपना इंटरेस्ट देखता रहे और इंडिया इसमें कहीं ड्रैग मत हो जाए, फंस जाए बीच में। वो भी नहीं होना चाहिए कि बाद में आकर के वो यूएसए चाइना मिल जाओ, कहेंगे ठीक है अब तो हमें कोई वो नहीं है। तो हमें दोनों चीज़ें देख के चलनी चाहिए, सतर्क रहना जरूरी। कोई परमानेंट फ्रेंड कोई परमानेंट एनिमी है नहीं इंटरनेशनल अफेयर्स में, तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। तो हमें भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन इंडियन ओशन में खास करके कंसर्न बहुत है, अमेरिका के इंटरेस्ट बहुत हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये चीज़ होगी। हाँ, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में हम भी हैं। आज देखिए चीन के साथ सब कुछ होती है भी हमारी ट्रेड चली रही है। जी बिल्कुल, अभी भी बहुत कम हुआ है, आई थिंक 2.8% ही डाउन हुआ है, अदरवाइज लेवल चल ही रहा है। तो ये अगर है तब तो ठीक है, लेकिन वो नहीं आनी चाहिए कि फिर वो डंप करके और कहेगा अमेरिका कि नहीं जी आप तो अब अपने आप रहो। तो हमें वो भी चीज़ रहनी चाहिए, और आई थिंक इंडिया की जो पॉलिसी है उस हिसाब से ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे तो हम भी अमेरिका के बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं जी। $200 बिलियन 2022 में इंपोर्ट्स थे, तो आप समझ लीजिए कि ट्रेड $200 बिलियन का है तो कितना उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो कंज्यूमर जो कंज्यूमर्स जो हमारे बढ़ते जा रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए जी। तो ये चीज़ें भी हैं जो कि अमेरिका देख रहा है। लेकिन कुछ ट्रेड की हमारी प्रॉब्लम भी हैं, जैसे इन्होंने जो जीएसपी एक था, जनरल सिस्टम और प्रेफरेंस, 2 साल पहले इन्होंने कई मुद्दों को लेकर के उससे हमें निकाल दिया था, जिस पे बात हुई है कि भाई उसमें हमें इन्होंने वापस होना चाहिए। फिर जो है इन्होंने हमारी करेंसी को मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल दिया था जी। ये भी चीज़ हुई थी जी। तो 2-3 चीज़ें हैं जो कि इसमें थोड़ा सा रोड़ा बनी हुई है, मैं कहूँगा ट्रेड के बारे में जी। फिर जो यूएस ने बोला है कि इंडिया अपना प्रोटेक्शनिस्ट है, अपने चीज़ों को प्रोटेक्ट करता रहता है, और जो इंडिया डाटा लोकलाइजेशन करना चाहता है उसके ऊपर भी उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था उनके जो कंट्री यहाँ पर हैं। और जो इंडिया के जो कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं वो कहते हैं कि इन्होंने अपने स्पेसिफिक बना रखे हैं जो कि वर्ल्ड से अलग हट के हैं, तो उन पर उनका ऑब्जेक्शन है। ये भी चीज़ें हमारे ट्रेड के बीच में है। तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ा बहुत तो हैं, क्योंकि ये चलती रहेंगी वर्ल्ड इंटरनेशनल अफेयर्स में। क्योंकि जैसे हम ब्लिंकन की बात कर रहे थे, आपको बताऊं न्यूज़ देखिए आप, पिछले महीने जो हैं आई थिंक इनके जो बिल बर्न्स हैं जो CIA के चीफ हैं जी, वो सीक्रेटली गए थे चाइना जी। और चाइना में वहाँ नेचुरली गए हैं, CIA चीफ तो ऐसे तो गए नहीं होंगे, मिल के आए। डेफिनेटली उन्होंने चाइना रशिया की भी बात हुई होगी, रशिया वॉर के बारे में। और अगर मीटिंग इनकी होती है शी की और शी जिनपिंग की और ब्लिंकन की, तो नेचुरली मुझे लग रहा है कि रशिया का भी मामला होगा। लेकिन अगर ये गए हैं ब्लिंकन जाना चाहते हैं तो मतलब कुछ ना कुछ तो इनके बीच में चल रहा है जिसको कि ये लेके हमने चलना है। और इनफैक्ट यूएस के NSA भी, जो इनके पुराने फॉरेन मिनिस्टर थे चाइना के, उनसे वियना में मिले थे जी। तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर मुलाकात नहीं है, लेकिन इन बातों पर अमेरिका का ये कहना कि भाई हम जो है जो बातचीत का रास्ता है उसको खुला रखना चाहते हैं, उसको बंद नहीं रखना चाहते जी। तो ये भी पॉलिसी है कि भाई हम बिल्कुल, रशिया के बीच में इनके बीच में अभी बातचीत बंद नहीं हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं जो कि लेकर के थोड़ा सा लगता है कि आगे क्या करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि एक और कोल्ड वॉर शुरू हो जाए जी। चीन, रशिया और अमेरिका के बीच में, और फिर इंडिया बीच में रह जाए। तो ये सारी चीज़ें आ रही है जो कि मैं कहूँगा कि एक लेसन है या एक चीज़ है, डिस्कशन है पॉइंट के, जो कि हमें नज़र में रखना चाहिए। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें अगर देखेंगे तभी एक बहुत बड़ी बात है जिसके लिए कि एक स्टेट विजिट जो हाईएस्ट प्रोटोकॉल है वो दिया जा रहा है मोदी को। और जैसा मैंने कहा कि अगर ये हाईएस्ट प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, इतनी मीटिंग्स हमारी हो रखी हैं और इतनी चीज़ें हम भी ध्यान में रख रहे हैं, तो इसमें काफ़ी बड़ा गेन है हमारे लिए भी और अमेरिका के लिए भी। तभी ये मीटिंग हो रही है और आगे हमारे
अगर ये बेस बन गए, ये संबंध इस तरह उस लेवल पर बन गया तो नीचे तो बने ही रहेंगे। जी बिल्कुल सर, आपने आज के कार्यक्रम में बड़े विस्तार से बताया कि किस तरीके से खासतौर पे यूक्रेन न्यूक्लियर बॉम्ब से तो बच गया, लेकिन वाटर बॉम्ब की इस समय विभीषिका झेल रहा है। और जर्मनी अमेरिका के रक्षा मंत्री जब भारत आए तो किन मुद्दों पर चर्चा हुई, किन मायनों में उनकी यात्रा भारत के लिए सार्थक रही, कनाडा में चरमपंथी क्यों इतने हावी हो रहे हैं, इसका भी आपने कारण हमको समझाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की चाहे दक्षिण अफ्रीका यात्रा हो, नामीबिया की यात्रा हो, किन मायनों में भारत के लिए सार्थक रही, और साउथ अफ्रीका आज के वैश्विक परिदृश्य में क्यों हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर भी आपने विस्तार से राय रखी। प्रधानमंत्री मोदी की बहुप्रतीक्षित अमेरिका यात्रा से जुड़े आपने तमाम पहलुओं को विस्तार से समझाया। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को आज बहुत ज्ञानवर्धन भी हुआ होगा और तमाम उनके मन में जो प्रश्न हैं उनका समाधान भी मिला होगा। सर, आप इस कार्यक्रम से जुड़े आपका बहुत आभार। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देशों नई खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।